हेलो गाइस, वेलकम में। चलो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं आज ये सोशल साइंस की क्लास। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये 9th क्लास की एनसीईआरटी हम करा रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर आज का चैप्टर रहने वाला है, ये रहेगा यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति। बेसिकली हिस्ट्री की है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ सारा का सारा सिलेबस पे आधारित है, कुछ भी बाहर का नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे कहता है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था। जब 1774 में फ्रांस की गद्दी पर आसीन होने वाले कौन थे, वो थे लुई 16वें। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो कुछ मिनट के लिए हम सीधे फ्रांस से जुड़ जाएंगे। तो कहता है यहाँ पर कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सीधे राज्य को जो अदा किया जाता था उस कर को यहाँ पर टाइल कहा जाता था। याद रखेंगे, टाइल उस कर को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखें तो कहता है कि यहाँ पे टाइद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, टाइद का अर्थ क्या होता था। बेसिकली यहाँ पर ये आपका धार्मिक कर होता था। ठीक है, धार्मिक कर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है वह शुरू हुई थी यहाँ पर 14 जुलाई 1789 में। याद रखेंगे, 14 जुलाई 1789। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि चर्च में विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। अब जो चर्च था ना, वहाँ पर जो विशेष कार्य किए जाते थे उन समूहों को क्या बेसिकली कहा जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर पादरी वर्ग। ये तो सभी को पता होगा, आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखिए तो कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस शहर से बेसिकली शुरुआत हुई थी। अब जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी वह कौन सा शहर था, तो ये हो जाएगा यहाँ पेरिस। याद रखेंगे, पेरिस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मार्सिले क्या है। अब मार्सिले बेसिकली यहाँ पे है क्या। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। ठीक है, जो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत था उसको मार्सिले के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपका कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। अब नेपोलियन बोनापार्ट कौन है ये देख लीजिए। तो सभी को पता होना चाहिए कि ये फ्रांस का सम्राट था। कौन था, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था। अब जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें आतंक का राज स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रोबे स्पेयर। कौन थे, रोबे स्पेयर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ओलंप दे गुज कौन थी। ओलंप दे गुज जो है वो कौन थी, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर एक क्रांतिकारी महिला हुआ करती थी जिनका नाम था ओलंप दे गुज। ठीक है, तो दोस्तों पुराने वीडियोज़ की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ये आएगा नहीं। ठीक है, 10th लेवल में आपको सारा का सारा इसमें दिया हुआ सोशल साइंस में वही आपके एग्जाम में भी आएगा और हार्ड पेपर भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिलहाल फॉर्म को देखते हुए तो लग रहा है कि पेपर हार्ड आने वाला है क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 12 में कि फ्रांसीसी कॉलोनियाँ जो बसाई गई थी उसमें दासता को कब समाप्त किया गया था। एक फ्रांसीसी कॉलोनी में 1848 में क्या कर दिया गया, वहाँ पर दासता को भी समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है, तो सभी को पता है, ये तो हो जाएगी यहाँ पर आपकी पेरिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1789 में फ्रांस में क्रांतिकारी किसके शासनकाल में हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपके एग्जाम में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लुई 16वें। ठीक है, कौन हो जाएंगे, लुई 16वें जो थे, इनके शासन में फ्रांस की क्रांति जो हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। अब टाउन हॉल जो है उसके सामने यहाँ पर जो इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या थी वो थी 7000। याद रखेंगे, 7000 इसकी संख्या थी। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि मेनर क्या था। उस समय जो मेनर हुआ करते थे वो बेसिकली था क्या, वो था यहाँ पे एक स्टेट। याद रखेंगे, वो स्टेट हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। अब यहाँ आप समझ रहे हैं कि फ्रांस का यहाँ पे सब कुछ क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसका चैप्टर का नाम ही यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं, अगला चैप्टर देख लेते हैं। गैस प्रश्न संख्या अगले की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला जो चैप्टर है यहाँ पर वह है वन्य समाज एवं उपनिवेशक। ठीक है, तो अब कहता है यहाँ पे इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देहरादून। ये भारत में ही स्थित है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि एक मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। उस समय की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की। तो इसका राइट आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, काम का है नहीं लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर के बीच में इसकी आवश्यकता पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का प्रथम जो वन महानिदेशक था वो कौन बनाए गए थे। जो भारत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारत के प्रथम वन महानिदेशक थे वो बनाए गए थे डायचिस बैंडिस। कौन थे, डायचिस बैंडिस। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर
कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी स्थापना कब करी गई थी। अब जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना करी गई थी 1906 में। कब करी गई थी? 1906 में। ये प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि बस्तर कहाँ पड़ता है। तो बस्तर जो है वो कहाँ पड़ता है, तो सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ इसका कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताइए कि बस्तर जो है वो कहाँ पर पड़ता है। चलिए मैं इसका क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था। अब 1600 की बात कर रहे हैं कि उस समय कितना भाग जो था वो भारत की कृषि के अधीन था, यानी कि कितने लोग वहाँ पे उस समय खेती करते थे। तो टोटल हो जाएगा जो भारत की भूमि है उसका 1/6 भाग ना उस समय कृषि के अधीन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्लीपर कहाँ लगते हैं। अब जो स्लीपर होते हैं वह कहाँ पे लगते हैं, तो सभी को पता है कि जो रेल की पटरी होती है उसी के ऊपर यहाँ पे जो स्लीपर वो लगाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेल की पटरी पर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अब जब वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगी यहाँ पर आपका वन विनाश। ठीक है, वनों की जो लुप्त होने की प्रक्रिया है उसको वन विनाश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं। ये खेती बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है तो इसको याद रखेंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा झूम या फिर घुमंतु खेती। झूम या घुमंतु खेती का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक किसी बड़े पैमाने की यहाँ पर जो खेती है इस पे यहाँ पर जला दिया गया जो यहाँ पर जो वन वगैरह है और उसके बाद यहाँ पे खेती कर दी जाती थी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह पे जा करके यहाँ पर जला करके उसमें खेती करी जाती थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, सीधी पंक्ति में अगर एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं तो उस यहाँ क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता था, तो वो हो जाएगा यहाँ पर बागान। ठीक है, बागान जो होते हैं वो सीधी पंक्ति में लगाए जाते हैं, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। अब 400 बाघों को उन्होंने मार दिया था, ये कौन से अंग्रेज अफसर थे ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर, वो है आपका जॉर्ज ज़्यूले। जॉर्ज ज़्यूले ने क्या किया था, 400 बाघों को अकेले मारा था अपना औदा दिखाने के लिए। ठीक है, इसी का कारण है कि यहाँ पर वन्य जीव जो संपदा है वो खतरे में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि वह स्थिति कौन सी होती है जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहा जाता है यहाँ पर अति मुद्रास्फीति। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले चैप्टर की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। वो चैप्टर रहेगा यहाँ पर नाज़ीवाद और हिटलर का, यहाँ पर जो यहाँ पे जो हिटलर का समय था ना उस समय का ये चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, उसी को हम यहाँ पे करने वाले हैं, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हिटलर के समय में किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है घेटो। ये एक टर्म है, याद रखेंगे, इसको घेटो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नार्डिक जर्मन कहाँ के रहने वाले थे। अब जो नार्डिक जर्मन है ना बेसिकली वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे बेसिकली यहाँ पे जर्मन के ही। ठीक है, जर्मन के ही, इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है आपका, वो जर्मन के रहने वाले हैं। प्रश्न है कि धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया। अब जो धुरी शक्तियाँ हैं वो किन देशों को कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, जर्मनी और जापान और इटली ये धुरी शक्तियों के नाम से भी जानी जाती हैं। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। अब जब मित्र राष्ट्र था, ठीक है, ये सब युद्ध के समय की बातें हो रही, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो वो था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो थे वो मित्र राष्ट्र के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि इसमें पहला प्रश्न कि हिटलर कौन था। बेसिकली जो हिटलर है वो था कौन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पिछली बार मैंने बताया कि हिटलर कहाँ का रहने वाला था, तो बेसिकली ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का, जर्मनी का नहीं था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। अब ये हो जाएगा यहाँ पे जर्मनी का तानाशाह शासक। ठीक है, जर्मनी का तानाशाह शासक था हिटलर। प्रश्न संख्या अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था। अब प्रश्न संख्या में देखिए तो ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, 5 साल इस युद्ध को लड़ा गया था सभी कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है कि कौन सी कंट्री किसकी तरफ से लड़ी थी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा।
तो कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ पे जो शुरुआत हुआ था वो कब से कब हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध था ना, वो शुरुआत हुआ 1939 से 1945 तक, ठीक है। 1939 से लेकर के आपका 1945 तक इसकी लड़ाई लड़ी गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध था। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। अब कहता है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। अब जो हिटलर था ना, उसका प्रचार मंत्री कौन हुआ करता था, वो थे यहाँ पर गोबल्स, ठीक। कौन थे? गोबल्स थे जो हिटलर के वो प्रचार मंत्री थे। ये इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी। अब जो इटली था ना, उसमें किसने क्रांति लाने की योजना बनाई, वो बनाई थी ज्यूसेप मैजनी ने। किसने? ज्यूसेप मैजनी ने, ठीक है। थोड़ा सा वर्तनी में यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण कर दिया था, ठीक है। तो जर्मनी ने जो समर्पण किया था वो कब, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी की हार हुई थी। और इन्होंने समर्पण कब किया था? मई 1945 में, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व के समय जर्मनी ने भी वहाँ पर भी क्या किया था? समर्पण कर दिया था। प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ यहाँ पर हुई थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी। तो जर्मनी ने सबसे पहला आक्रमण किस देश पे किया था? वो था यहाँ पर पोलैंड, ठीक है। पोलैंड पर इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर अगला है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बहुत ही आसान है, लेकिन भैया 10th लेवल की आप वैकेंसी देने जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन ये भी भैया बहुत ही यहाँ पर अच्छे प्रश्न है और बहुत ही तगड़ा यहाँ पर आपको हम करा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं। तो हिटलर के द्वारा जो नाजीवाद है ना, या फिर नासीवाद कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो इस विचारधारा को इन्होंने दिया था हिटलर ने। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब करी गई थी। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी, ठीक। कब हुई थी? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर कि किस संधि द्वारा, देखिए अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। तो कहा गया यहाँ पे किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो यहाँ पे कौन सी थी? वो थी यहाँ पे वर्साय संधि। जो वर्साय संधि थी, इसमें जर्मनी के द्वारा कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये जापान के दो शहर है जहाँ पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। क्वेश्चन नंबर अगले देख लीजिए। अब अगला जो चैप्टर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका नाम ही है यहाँ पे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है। तो रूसी क्रांति को भी इसी में निपटा देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे क्लास चल रही है, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो बोलता है कि किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुँचा था। ये जो विंटर पैलेस मजदूरों का जुलूस पहना था, वो पहुंचा था, वो था पादरी गैपान। उस समय पादरी गैपान हुआ करते थे, इन्होंने इस का नेतृत्व किया था, ठीक है, जुलूस विंटर। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था। अब सेंट पीटर्सबर्ग जो है उसका जो था, मतलब उसका नया नाम क्या है, वो था पेट्रोग्राड, ठीक है, पेट्रोग्राड। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहता है कि रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। जो रूसी बोल्शेविक पार्टी है उसके नेता कौन थे। तो सभी को पता है ये लेनिन जो है वो रूस से संबंधित हैं, याद रखेंगे। लेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आपको परेशान करते रहेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। प्रश्न संख्या अगला है कि अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था। अब जो अक्टूबर क्रांति हुई थी उस समय रूस के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। वो थे यहाँ पे केरेंस्की। कौन थे? केरेंस्की, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पे कि 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है। अब जो जारशाही है ना, उसके पतन की जो घटना है उसको कहा जाता है यहाँ पर अक्टूबर क्रांति, ठीक है, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिए कहा गया कि यहाँ पे जार किस देश का शासक था। जो जार था ना वो किस देश का शासक था, वो हो जाएगा यहाँ पर रसिया का, ठीक है, रसिया इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि लेनिन कौन था। तो अभी हमने बताया कि लेनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी के नेता। किसके थे? बोल्शेविक पार्टी के नेता थे लेनिन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो यहाँ पे कहा गया कि कुलक से आप क्या समझते हैं। एक टर्म है कुलक, ठीक है, तो इससे आप क्या समझेंगे, जल्दी से आपको समझ में आएगा।
ठीक है। तो ये होता है बेसिकली क्या होता है, इसमें होता है किसान की अच्छी हालत। तो किसान की जो अच्छी हालत होती है उसको हम कुलक के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी। तो सामाजिक उपबंध नामक जो पुस्तक की रचना करी गई वह करी गई यहाँ पर रूसो के द्वारा। किसके द्वारा, रूसो के द्वारा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, यहाँ पे कहता है कि रूस में कोल खोज क्या था। ठीक है, रूस में जो कोल खोज था वो क्या है बेसिकली, तो वो हो जाएगा यहाँ पर सामूहिक खेती। जो सामूहिक खेती थी ना वो रूस में उसको कोल खोज के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, तो सामूहिकरण कार्यक्रम जो शुरू किया गया था 1929 में वह किसने शुरू किया था। बेसिकली इसको शुरू किया था यहाँ पे स्टालिन ने। तो इस यहाँ पे स्टालिन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सही करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। जो लेनिन थे ना इसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन के बाद किया था स्टालिन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था। सोवियत संघ जो है उसका विघटन कब हो गया था, वो हुआ था 1991 में, याद रखेंगे। 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। हेलो गाइस, बिल्कुल मेरा गाइस, यहाँ पे हम आज सॉल्व करने वाले हैं आईसीआर के लिए जो मैराथन क्लास की हम सीरीज़ यहाँ पे लेकर आए हुए थे आपके लिए। उसी के सीरीज़ में ये दूसरा सेट होगा आपके लिए। ठीक है, अब दूसरा सेट किस तरीके का है देखिएगा। यहाँ पे जो आपके प्रश्न इसमें मिक्स करेंगे सोशल साइंस के, वो रहेंगे 8th 9th 10th के जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है, 8th 9th 10th एनसीईआरटी के सिलेबस से ही सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो ये मत कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस से सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने योग्य हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये सेट 2 है। सेट 1 अगर आप अभी तक नहीं देखना है मैराथन क्लास का तो जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा। तो इसमें 100 प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा। ठीक है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो याद रखेंगे ये था ऑस्ट्रिया। क्या ऑस्ट्रिया जो था ये जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक है, मेजनी जो थे इनका संबंध जो था वो किस संगठन से था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोनरी। किससे संबंधित थे मेजनी, कार्बोनरी संगठन से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि काउंट काबूर को विक्टर एम्यूल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो काउंट काबूर थे इनको विक्टर एम्यूल ने जो नियुक्त किया गया था वो किस पे, प्रधानमंत्री के पद पर। किसके, प्रधानमंत्री के पद पर इनको नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरीबाल्डी था वो पेशे से थे क्या, उसका बेसिकली यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या था, उसका पेशा क्या था। तो याद रखेंगे जो गैरीबाल्डी था वो एक नाविक था। क्या था, नाविक था। याद रखेंगे कौन था, गैरीबाल्डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने करी थी। ठीक है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य के द्वारा करी गई थी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा प्रसा। किसके द्वारा, प्रसा के द्वारा जलवेराइन की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं यहाँ पर कि हंगरी की भाषा क्या थी। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं तो उसमें आपको ये दिए हुए हैं। तो हंगरी की जो भाषा है वो थी क्या, मैग्यार। क्या थी, मैग्यार भाषा जो थी वो हंगरी की भाषा थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। अब यूनान की अगर बात कर लेते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वहाँ पर किसकी पराजय हुई थी। तो याद रखेंगे वहाँ पर जो टर्की जो इस समय माना जाता है, जिसको तुर्की कहा जाता है, तो उसकी पराजय हुई थी किसमें, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, आ भी सकता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। कौन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका यूनान। क्या, यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूरोपीय सभ्यता का पालना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखेंगे ये हुआ था 1688 में। कब, 1688 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए समय आपके पास कम है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो आपके एग्जाम में आएगा तो वो तो देख के ही पता चलेगा कि कैसा पेपर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति हुई कब थी। तो याद रखें कब हुई थी, 1789 में हुई थी। तो इसकी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। ठीक है, फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उस समय किस राजवंश का शासन था, तो वो थे बुर्बो का शासन। किसका, बुर्बो का शासन उस समय चलता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ठीक है, जो नेपोलियन संहिता है यह किस वर्ष लागू करी गई थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। कब, 1804 में नेपोलियन संहिता को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए हैं। तो जर्मनी का जो एकीकरण है इसके लिए बिस्मार्क के द्वारा युद्ध किए गए। तो कितने युद्ध किए गए हैं, टोटल यहाँ पर 3 युद्ध किए गए हैं। कितने, टोटल यहाँ पर 3 युद्ध किए गए हैं। ये जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क के द्वारा युद्ध किए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। देखिए थोड़ा सा ये टफ लग रहा होगा पोर्शन, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन आपके इस एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री आपका आएगा तो देखेगा। तो कहते हैं यहाँ पर कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी जो था वो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। और वियना जो कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, याद रखेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत करी थी। ठीक है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो प्रस्तुत करी गई थी वो शुरू करी गई थी रूस के द्वारा। किसके, रसिया के द्वारा। रसिया ने अभी हाल ही में तबाही मचा रखी है, कहाँ पे, यूक्रेन पे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपके जानने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यंग इटली के संस्थापक कौन माने जाते हैं। ठीक है, यंग इटली के जो संस्थापक हैं ये कौन माने जाते हैं, तो हो जाएंगे मैजिनी। ठीक है, मैजिनी जो है ये यंग इटली के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं, अच्छा प्रश्न है ये फ्रांस के अजीबोगरीब शासक के बारे में, कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शासन की भांति मैं लकड़ी काटना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था चार्ल्स दसम के द्वारा। किसके द्वारा यह कथन कहा गया, चार्ल्स दसम के द्वारा इस कथन को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं प्रसा का शासक कौन था। ठीक है, जो प्रसा है अभी हमने बताया कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो प्रसा का जो शासक था वो कौन था, तो याद रखेंगे हो जाएंगे विलियम प्रथम। कौन, विलियम प्रथम जो थे ये प्रसा के शासक थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। एक बार रिपीटेड है, कोई बात नहीं, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की को। किसको, तुर्की को कहा जाता है क्या, यूरोप का मरीज। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना करी थी, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा राइन संघ। किसने, राइन संघ की स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा करी, नेपोलियन के द्वारा। कहाँ पे करी गई थी, जर्मनी में करी गई थी। याद रखेंगे जर्मनी का तानाशाह कौन था, हिटलर था। हिटलर कहाँ पैदा हुआ था, ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन सा संघ है जिसके द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो वो हो जाएगा आपका एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। कौन सी, एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्कशन में डिटेल है बहुत ही इजीली से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा। अब चलिए कुछ लेते हैं आपदा प्रबंधन के। आपदा प्रबंधन के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और ये इतने आसान है कि बच्चा बच्चा करके आएगा, आप सभी करके आइएगा। तो भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, सभी को पता है, रिएक्टर स्केल पर। ठीक है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है। अब नदियों में जब बाढ़ आती है तो इसका प्रमुख कारण क्या होगा, सभी को पता है कि जल की अधिकता इसका राइट आंसर होगा। वो क्यों होगा, देखिए अब कहीं बांध जो होते हैं ना, बांध में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो नदियों में अचानक से छोड़ दिया जाता है उसकी अधिकता से, और उसके साथ साथ यहाँ पे बारिश जब बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी अधिकता से, क्योंकि सारा पानी नदियों में जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं। प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर में से कौन सा नहीं है, तो देखिए सुनामी नेचुरल है, बाढ़ नेचुरल है, भूकंप नेचुरल है, लेकिन आतंकवाद नेचुरल नहीं है। ये कोई प्राकृतिक नहीं होता है, ये इंसानों के द्वारा ही बना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं इनमें से कौन सा मानव जनित नहीं। मानव जनित का मतलब क्या है, मानव के द्वारा पैदा करी गई आपदा है इनमें से कौन सी, तो कौन सी हो जाएगी। देखिए एक तो सांप्रदायिक दंगे मानव पैदा करता है, आतंकवाद मानव के द्वारा होता है, महामारी भी मानव के द्वारा होती है,
क्यों होती है। जैसे कोरोना वायरस के आप उदाहरण ले लीजिए, इसको बनाया गया है, वायरस बनाया ही गया है ये बेसिकली वायरस, ठीक है। ये प्राकृतिक नहीं, अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ये 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यहाँ से लीक हुई थी, ठीक है। ये किसी न किसी एम्प्लॉय की गलती के कारण ही लीक हुआ था। तो याद रखेंगे कौन सी है, मानव जनित हो जाएगी। कौन सी? मानव जनित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। बेसिकली अगर देखिए आपदा प्रबंधन कहाँ किसे जाता है, तो देखिए 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 26 का तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनके जो परिणाम हैं, इनके जो नुकसान हैं, उनको अगर कम किया जाए, किसी भी तरीके से बांध बनाए जाए या फिर लोगों को जागरूक किया जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर ये कम किया जा सकता है। तो इसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन, इसीलिए तो आपके एग्जाम में है ये। क्वेश्चन नंबर आया है कि सुनामी है क्या। तो सुनामी क्या है, याद रखेंगे सुनामी स्पेलिंग टी से शुरू होती है, इस तरीके से होती है। और ये शब्द याद कर पूछा गया था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जापान का। ये शब्द कहाँ का है? जापान का है। सबसे ज़्यादा सुनामी वहीं आती है, क्योंकि जापान में हर समय भूकंप आया ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 27 में, इसका पहला आंसर देख लेते हैं। ये हो जाएगा विनाशकारी समुद्री लहरें जो हैं ये आपकी सुनामी होती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि समुद्र के अंदर भूकंप आ जाता है समुद्र के अंदर, तो वहाँ उथल पुथल मचती है, जिसके कारण पानी की लहरें ऊंची ऊंची उठ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि बिहार में भूकंप कब आया था। भीषण भूकंप की बात करें तो ये हो जाएगा 1934 में। कब? 1934 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप जो किस प्रकार की आपदा है, याद रखेंगे तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। कैसी है? प्राकृतिक। कहाँ का? ऑप्शन नंबर सी ये रहा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा है आपकी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, तो कहते हैं सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। सुनामी का जो प्रमुख कारण है, जो मेन रीजन है, वो कौन सा होगा? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है। समुद्र में भूकंप का आना ही यहाँ पर मेन रीजन होता है, सुनामी का प्रमुख कारण होना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। अब बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात है वो किन महीनों में सबसे ज़्यादा भयानक होता है, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर का जो चक्रवात है ये इन महीनों में सबसे भयानक होता है, सबसे तेज तीव्रता के साथ ये आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। इनमें से भारत का जो सूखा क्षेत्र है वो कौन सा होगा। देखिए इसमें आप थोड़ा सा हमसे विवाद कर सकते हैं, जैसे पूर्वी राजस्थान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं माना जाता है। तो इसके हिसाब से ए और बी यहाँ पे, ए और सी सही होना चाहिए था, ए और सी सही होना चाहिए, ये सभी नहीं होगा, याद रखेंगे। देखिएगा इसको आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, कौन कौन सूखा क्षेत्र में आता है, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश नहीं आता, इतना श्योर है। तो आपका ए और सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक जो ध्यान दिया जाता है वो किस चीज़ पे दिया जाता है, तो याद रखेंगे ये दिया जाता है नदी के दोनों और तटबंधों का निर्माण। अब नदी के दोनों और अगर तटबंध बना दिए जाएंगे, मान लीजिए ये नदी है, ठीक, इसके दोनों साइड अगर तटबंध बना दिए जाते हैं तो क्या होगा, पानी यहाँ से नहीं जाएगा, तो बाढ़ इससे आने की संभावना कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, किसी बड़े पृथ्वी के हिस्से का या पहाड़ का या खिसक जाना, वही भूस्खलन कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, सभी को बताइए, जितना पहाड़ी एरिया है यानी कि कश्मीर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भूकंप जो आपका सुनामी है किस भाषा का शब्द है, तो अभी हमने बताया था जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कहता है कि बाढ़ क्या है। बाढ़ जो है वो है क्या, तो देखिएगा ये भी सभी को पता होगा कि यह प्राकृतिक आपदा है। तो ये हो गया आपके प्राकृतिक आपदा इसका। तो अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे लगभग वो ख़त्म हो गए, आगे और भी आएंगे ढेर सारे आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के। तो अब चलिए कुछ और प्रश्नों को देते हैं, फिर चलते हैं हम कहाँ, ये चलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। चलिए देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे बाड़ावादी आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, इंडिया हिस्ट्री है, चलिए देख लेते हैं। तो ये तो इंग्लैंड में हुआ था, याद रखेंगे। बाड़ाबंदी आंदोलन जो है कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। कौन सी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो याद रखेंगे 38 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। कब? 1966 में हुई थी। कौन सी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना, ये आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और ये पूछा भी जाएगा, इस बार देख लेना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ पर, ये होगा इंग्लैंड। सबसे पहले यहाँ पे औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत में पहली कपड़ा मिल यानी कि जो बम्बई में 1854 में किसने खोली थी। ये देखिए बहुत ही प्रश्न क्वेश्चन में बन गया कि पहली कपड़ा मिल जो है कहाँ खोली गई थी, बम्बई में, कब, 1854 में। और ये किसके द्वारा खोली गई थी, याद रखेंगे किसके द्वारा, कावसजी नानाजी दाभार ने। किसने, कावसजी नानाजी दाभार के द्वारा इसको खोला गया था। पीडीएफ के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर देना, मिल जाएगी। तो कहते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन किया गया था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो 1917 में कहते हैं कि भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। ठीक, 1917 ईस्वी में भारत में जो पहली जूट मिल है वो किस में स्थापित हुई, तो याद रखेंगे कलकत्ता। कहाँ, कलकत्ता में सबसे पहले। एक तरीके से पश्चिम बंगाल ऑप्शन आता है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये आपका कलकत्ता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में सभी पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो प्राप्त हुआ था वो डेट थी 1828। कब, 1828 में। इसको याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, जो स्पिनिंग जेनी है इसका आविष्कार कब हुआ था। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इसमें कोई भी सही नहीं होगा। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दो आंसर मिलते हैं वहाँ पर, एक 1764, एक 1765 में, लेकिन बहुत ज़्यादा जो मिलता है वो 1764 मिलता है। तो आप आंसर में क्या लगाएंगे, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो 1764 आएगा। ठीक है, 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो किया गया था किसके द्वारा, जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा। किसके, जेम्स हरग्रीव्ज के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे 1764 है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक, भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट है वो पारित कब किया गया था, 1881 में। कब, 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट यहाँ पर पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं कि जो स्पिनिंग फ्रेम है ये किसने बनाया था। वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसके द्वारा बनाया गया था। 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। किसने, रिचर्ड आर्कराइट ने इसको बनाया था। ये क्या है, स्पिनिंग फ्रेम है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो अभी हमने आपको बताया कि था जेम्स हरग्रीव्ज ने। किसने, जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, भारत में जो कोयला उद्योग जो प्रारंभ हुआ था सबसे पहले वो कब हुआ था, वो हुआ था यहाँ पर भारत में 1914 में। कब, 1914 में हुआ था, याद रखेंगे। इसी टाइम क्या हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था, पहला विश्व युद्ध। देखिए अगर आप क्विक रिवीजन के लिए मटेरियल चाहते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान के 1000% एमसीक्यू टाइप में, विज्ञान के आपको 1000% मिलेंगे, करंट अफेयर प्लस जी के 1000%, ल्यूसेंट के 1000 वन लाइनर, 5 मॉक टेस्ट आपको भी दिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की एक पीडीएफ वन लाइनर मिलेगी। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितने रुपये में, मात्र 35 रुपये में। 35 रुपया आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा एक एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि ये सिर्फ मेहनत का पैसा, जितना मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में तो वही लिया जा रहा है आपसे। तो आप इसको ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ आप मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। तो गाइस हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 49 की। कहते हैं कि जो टिस्को है यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, दादा नहीं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। कब, 1907 में इसकी स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखें तो कहते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन अगला रहेगा 1920 में। कब, 1920 में इसकी स्थापना करी गई थी। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। तो कहते हैं वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष करी गई थी। जो वयस्क मताधिकार है उसकी व्यवस्था जो इंग्लैंड में करी गई बेसिकली वो 1928 में। कब, 1928 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं भारत में पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित हुई। ठीक है, भारत में जो पहली जूट मिल है वो कहाँ स्थापित हुई थी। देखिए पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि हज़ार के यहाँ पे 5-6 सेट हमने तैयार किए और इतनी मेहनत लगी है, अब फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं पैसे ज़्यादा लूँ। सिर्फ 39 नहीं 35 रुपये ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 35 रुपये। कहाँ से ज़्यादा है भैया, आप बताइए कितनी मेहनत करिए। आप खुद सोचिए, अगर आप वर्ड पे 10 क्वेश्चन टाइप करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है। भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई। तो याद रखेंगे ये बंगाल में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, भारत की पहली जूट मिल।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं बम्बई का पहला कपड़ा मिल कब खुला था। ठीक है, बम्बई में जो पहला कपड़ा मिल खुला था वो कब खुला था, 1853 में। कब, 1853 में ये खुला था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला। ठीक है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए तो ये हो जाएगा भारत में। कहाँ, भारत में ही आपका 10 घंटे का आंदोलन चला था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको भी। ठीक है, सारा एनसीईआरटी का है, सब कुछ एनसीईआरटी का, कक्षा 8 से लगा के 9 10 तक, 10 तक ही आपका सिलेबस है, सिर्फ एनसीईआरटी इसमें दिया हुआ है आपको सोशल साइंस में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पे कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में करी गई थी, बेसिकली ये पूछा गया है। तो भारत में जो मजदूरी बोर्ड की स्थापना करी गई थी वो किस में करी गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी, थर्ड पंचवर्षीय योजना थी, उसमें मजदूरी बोर्ड की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि 1907 में जो टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जो शुरू किया गया था वो कहाँ पे किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पे है, सभी को पता है कि जमशेदपुर में ही हुआ था, इसीलिए उनका नाम भी इसी पर है, जमशेद, इसका राइट का जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि जो फ्लाइंग शटल मशीन है इसका निर्माण किसने किया था। एक मशीन है जिसका नाम है फ्लाइंग शटल मशीन, इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉन के ने किया था। किसने, जॉन के ने किया था। ठीक है, जॉन के ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा सेट है, अभी 10 सेट आपको यहाँ पे देने थे मुझे। ठीक है, तो उम्मीद है मैं जल्दी दे दूंगा एग्जाम तक। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम्फ्री डेवी। किसके द्वारा, हम्फ्री डेवी के द्वारा जो सेफ्टी लैंप है इसका आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1910 में हुई थी। कब, 1910 में हुई थी, याद रखेंगे ये हुई थी कब, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, सबसे पहले वहाँ पे क्रांति हुई थी, पता है पूरे विश्व में। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई वह किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो ये वस्त्र उद्योग से, जो कपड़ों का व्यापार था, जो वस्त्र का उद्योग था, वहाँ से ही औद्योगिक क्रांति की स्टार्ट होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो बस कहते हैं कि कपास ओटने का मतलब क्या होता है, उसको छांटने बीनने का जो मशीन चलाई गई थी वो कौन थी, तो याद रखेंगे वो थे इली हिटनी के द्वारा। किसके द्वारा, इली हिटनी के द्वारा ये मशीन जो है ओटने की, कपास ओटने की मशीन को शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। जो औद्योगिक क्रांति इसका कारण एक नहीं था वो कौन था, ये धर्म सुधार आंदोलन जी औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं थे। धर्म सुधार आंदोलन जहाँ किसी अन्य चीज़ के कारण से थे, लेकिन उद्योग के लिए नहीं थे। बाकी देखें अगर कहें राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक आविष्कार, सारे जो औद्योगिक क्रांति थे, लेकिन जो धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था। जल शक्ति से जो चलने वाला पावर लूम का निर्माण है वो किया गया था एडमंड कार्टराइट ने। किसने, एडमंड कार्टराइट ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। जो 1928 में एक कैलेंडर था ग्राइप वाटर का, तो देखिएगा वहाँ पर एक भगवान का चित्र अंकित किया गया था। तो वो कौन थे, तो वो थे यहाँ पे विद्या की देवी सरस्वती जी का। किसका था, सरस्वती जी का यहाँ पे वो जो इनका चित्र अंकित किया गया था उनके कैलेंडर पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं बहुत आसान है, बच्चों वाला है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था। जो पहला वाष्प इंजन है किसके द्वारा बनाया गया, तो सभी को पता है कि जेम्स वाट भैया ने बनाया था। किसने, जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है आपको ज़्यादा आविष्कार वगैरह देखने को मिले, लेकिन जो है मैं आपको सब कुछ बढ़ा दूंगा। तो 66 में कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे, हो जाएगा महाराणा रणजीत सिंह के। किसके, महाराणा रणजीत सिंह के कपड़े मतलब इनके चित्र छपे हुए थे मैनचेस्टर के लेबल पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, ये सब मार्केटिंग थी, है नहीं था कि उनका हाँ कि बहुत बड़ा स्नेह था महाराणा रणजीत सिंह से, वो मार्केटिंग थी ताकि लोग ज़्यादा खरीदें। किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया था। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी वह सबसे ज़्यादा
किस वजह से यहाँ पे बढ़ी थी, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी यहाँ पर अब उद्योगों को राजकीय संरक्षण। ठीक है, जो उद्योग थे उनको राजकीय संरक्षण मिलने लगा था। राजकीय संरक्षण में क्या था, उनको जैसे मान लीजिए कोई उद्योग है उसको राजकीय संरक्षण, जो महारानी थी वहाँ की, उन्होंने कह दिया कि हमारे ये संरक्षण में काम करेगा। इसका मतलब क्या है, उसको हर तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा था, उसको पैसे का सपोर्ट दिया जा रहा था, उसको यहाँ पर मैन पावर का सपोर्ट दिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया। ठीक है, AITUC के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने, याद रखेंगे लाला लाजपत राय। कौन, लाला लाजपत राय इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। जो गुटेनबर्ग हैं इनका जन्म जो हुआ था वो किस देश में हुआ था, तो याद रखेंगे ये होगा आपका जर्मनी। कहाँ, जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई करी थी। सबसे पहले जो पुस्तक कौन सी प्रिंट करी गई थी, गुटेनबर्ग की जो यहाँ पे प्रिंटिंग मशीन थी वो होती है यहाँ पर बाइबिल। कौन सी पुस्तक थी, बाइबिल को उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट किया था। चलिए ये इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पे कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ किस विलियम वोल्ट्स द्वारा किया गया। ठीक है, जो भारतीय प्रेस का प्रारंभ है विलियम वोल्ट्स द्वारा कब किया गया था, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो देखिए यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 1766 में। कब, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा किया गया था 1766 में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो 72 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ के थे ये रहने वाले, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करेंगे। इस सेट और 100 में क्वेश्चन आप कितना करेंगे वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समय कम है आपके पास, मुझे भी पता है। क्वेश्चन नंबर अगला कि चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी। चीनी व्यक्ति जो पिनोंग था इसके द्वारा मिट्टी की मुद्रा बनाई गई थी, तो ये कौन था, 1041 में ही बना दी गई। देखिए कितने साल पहले की बात है, मिट्टी की मुद्रा इन्होंने बनाई थी 1041 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। अब 13वीं सदी की अगर हम बात करें, जो ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करती थी उसके नमूने जो थे, मतलब उसका सैंपल जो था वो यूरोप में पहुंचाया था किसने, मार्को पोलो ने। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, मार्को पोलो इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। एक पत्रिका है हरिजन, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 76 कहता है कि भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था, तो याद रखेंगे 76 का राइट आंसर होगा यहाँ पे बंगाल गजट। कौन, बंगाल गजट जो था ये पहला भारतीयों के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि मार्टिन लूथर कौन थे। जो मार्टिन लूथर हैं वो कौन थे, तो 77 का आपका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा क्या होगा, धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर जो थे ये धर्म सुधारक थे। बहुत ही अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि इंग्लैंड में जो मुद्रण कला है को पहुंचाने वाला कौन था। ठीक, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो 78 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएंगे कैक्सटन। क्या है, जो इंग्लैंड में मुद्रण कला, इंग्लैंड में जिन्होंने ये प्रेस वगैरह पहुंचाई थी वो कौन थे, कैक्सटन थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत हुई, याद रखेंगे वो कहाँ हुई थी, वो चाइना में हुई थी। सभी को पता है चाइना में ही सबसे पहले करेंसी जो पैसा छपा था वो भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने जो पत्र का संपादन किया वो हो जाएगा कौन सा, यंग इंडिया। किसके द्वारा करी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तो यंग इंडिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पर, तो कहते हैं किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। एक यहाँ पे पत्र है जो एक्ट आया था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट कर दी गई थी कि यहाँ पे ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो एक जो अमृत बाजार पत्रिका थी ना, इसकी भाषा ही बदल दी गई थी रात में, ताकि बच जाए कि ये प्रेस एक्ट इस पर लागू ना हो। तो याद रखेंगे अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं
किस देश चलिए कहाँ गया, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? कौन सा सिविल सेवा वाला परीक्षा, जो देखिए ये सिविल सेवा जो परीक्षाएं होती तो चाइना में पहले हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसकी पुस्तकें छापना स्टार्ट कर दी। जो बेरोजगार लोग थे वो पुस्तकें खरीदना स्टार्ट कर दिए, जिससे आजकल भी बहुत चलता है। तो याद रखेंगे चाइना इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि किसने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रट लीजिए। तो कहते हैं मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कहा गया है मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा इसको कहा गया है। तो मैंने एक जगह शायद ईसा मसीह को बता दिया था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? जो कागज है, जो पेज है, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था? याद रखेंगे चाइना। चाइना में ही इसका आविष्कार हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो गया आपका ए वाला। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहते हैं जो एकॉर्डियन शैली है ना, इसमें कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? जो एकॉर्डियन शैली, इसमें कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी, मतलब चीन की जो पुस्तकें थी वो यहाँ से इसी शैली में प्रकाशित हुई थी। किसमें? एकॉर्डियन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित करी गई थी? वुड ब्लॉक छपाई की जो तकनीक है सबसे पहले जो विकसित करी गई, तो वो करी गई थी कहाँ पे? तो 87 का राइट आंसर होगा आपके लिए, वो हो जाएगा चाइना में। चाइना में ही इसका यहाँ पे करी गई थी। आप पीडीएफ के लिए 72 38 80 40 81 पे मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? जो छपाई है वो सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना में ही इसकी छपाई आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं एक पर्सिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, एक पर्सिया मैगजीन जो है वो किस देश में प्रकाशित हुआ था? याद रखेंगे ये हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में ये प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पर, तो कहते हैं कि यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? ठीक है, यूरोप में जो सबसे पहले कागज़ बनाने का कारखाना है वो खोला गया था जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में खोला गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं छापखाना का आविष्कार किसने किया था? जो प्रिंटिंग प्रेस है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बच्चों को नहीं पता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, गुटेनबर्ग। क्या होंगे? गुटेनबर्ग इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? ठीक है, जो बेलनाकार प्रेस है, जो सिलेंड्रिकल प्रेस है, इसकी भी आविष्कार यहाँ पे किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे 92 हो जाएगा, रिचर्ड्स एमहो ने। किसने? रिचर्ड्स हेमो ने इसका आविष्कार किया था। नॉर्मल का किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत ने पहला छापाखाना किन लोगों के लगाया था? पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किस लोगों के लिए लगाया था? वो लगाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, कहाँ लगाया था? पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, जिसमें थे 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे। वह क्या थे? पुर्तगाली थे। याद रखें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ, इन्होंने सबसे पहला लगाया था यहाँ पे। याद रखेंगे तंबाकू भी लेके आए थे अपने भारत में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, तंबाकू पे बैन किसने लगा दिया था? जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस यानी जो छापा खाना है कहाँ पे खोला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों ने कब छोड़ा है? 1961 में। कब? 1961 में इसको छोड़ा है। देखिए कितने साल तक ये रहे आज़ादी के बाद भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन है? जो गुलामगिरी है इसके लेखक कौन है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा जो फूले हैं ये क्या है? ये गुलामगिरी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत में समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो याद रखेंगे जिसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसने? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला जो प्रकाशित किया था। याद रखेंगे ये यहाँ पर 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। ये सारे फैक्ट याद रख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर अगला जो कहता है वो देखिए, कहते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, ये किसके समय पारित किया गया था, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा आपके लिए दोस्तों वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। कौन सा? अंग्रेजी भाषा के समय बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो ये हो जाएंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो अभी हमने बताया कौन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था। ठीक है, पिकविक पेपर्स उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ये लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। तो देसी भाषा में भारतीयों के द्वारा पहला प्रकाशित समाचार पत्र था बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। तो यहाँ से ये सेट खत्म होता है। तो चलिए देख लेते हैं। और तो देखिए यहाँ पे ये पूरा हमारे पास पीडीएफ है, बिल्कुल भरमार मची हुई पीडीएफ की, तो आप इसको ले सकते हैं। तो याद रखेंगे 100 में से आपने इसमें कितना किया है, 100 में से आपने कितना किया है, सही सही ज़रूर बताएं हमको। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, आप बता सकते हैं। कोई अगर सजेशन है वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आईसीआर प्रैक्टिस सेट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस जहाँ पे हम एनसीईआरटी आपके लिए करा रहे हैं, तो जो एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो एनसीईआरटी 8th क्लास की हिस्ट्री के हमने कुछ उस दिन यहाँ पे चैप्टर किए थे। तो आज चैप्टर जो सबसे पहले लेने वाले हैं वो होगा शिल्प और उद्योग। ठीक है, शिल्प और उद्योग ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा अपने सिलेबस से, आपको मिल जाएगा सब कुछ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में किस जगह स्थापित हुई थी। तो भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ये हुई थी बम्बई में। याद रखेंगे, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। तो कहते हैं स्पिनिंग जेनी क्या है। बेसिकली जो स्पिनिंग जेनी है वो है क्या। ठीक है, तो देखिएगा इसको, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन। ठीक है, परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाली मशीन को स्पिनिंग जेनिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि भारतीय भारी अभियंत्रण जो आपकी एचईसी है राजस्थान के किस शहर में स्थापित है। ठीक है, तो भारत की जो एचईसी है वो राजस्थान के किस शहर में है, तो वो आपका हो जाएगा रांची में। रांची में स्थापित है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहा गया कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है। सूरत बंदरगाह सभी को पता होगा कहाँ पर है तो गुजरात में, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी ना गुजरात कहाँ है। तो ये पश्चिमी तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तट पर स्थित है सूरत बंदरगाह। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो इसकी वजह हो सकता है वीडियो आपको लेट मिले। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो कहते हैं कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। तो 1931 में ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे का झंडा था उसमें जो पट्टी में जगह दी गई थी वो थी चरखा। ठीक है, चरखा को उस झंडे के बीच में दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि जो मलमल क्या है। बेसिकली यहाँ पे मसलिन आपको देखने को मिलता है, इसको मलमल कहा जाता है। तो मलमल है क्या, तो देखिएगा ये हो जाएगा बारीक सूती कपड़ा। ठीक है, बारीक सूती कपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे। ये ब्रिटिश समय की बात हो रही है। टोटल यहाँ पे हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ब्रिटिश समय की बात पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बंडाना। ठीक है, बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। अभी बंडाना तो वो होता है जो सर पे बांधते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे उस समय बंडाना शैली में कपड़े बनते थे राजस्थान और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी। जो टीपू सुल्तान है उनकी तलवार बनी थी कौन सी स्टील थी, तो वो हो जाएगी बुदज स्टील। ठीक है, बुदज स्टील नाम की यहाँ पर उनकी तलवार इससे बनी हुई थी। ठीक है, नॉर्मल स्टील की नहीं बनी हुई थी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन है, तो ये हो जाएंगे जॉन के। ठीक है, जॉन के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने क्या किया था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। तो गाइस बड़ा ख़राब मौसम चल रहा है, तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था। बेसिकली जो टिस्को है या शुरू कब हुई थी, यहाँ पे स्टील का उत्पादन किस ईयर शुरू किया गया था, तो 1912 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1912 में टिस्को में स्टील का उत्पादन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत के मैनचेस्टर की बात कर लेंगे तो सिंपल सा आपका अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के मैनचेस्टर को अहमदाबाद कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
अगले प्रश्न की बात कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप क्वेश्चन छोड़ क्यों देते हैं, भैया जो आपके काम का नहीं है क्वेश्चन में क्यों कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कालीकट। ठीक है, कालीकट में पुर्तगाली सबसे पहले पहुँचे थे। कहाँ पे, वास्को डिगामा पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 1498 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि लौह अयस्क खोद कर लाने और लोहा बनाने का कार्य किस समुदाय के लोग करते थे। ये लोहा बनाने का जो कारखाना लगा हुआ था उसमें, तो लौह अयस्क का जो यहाँ पे मैन पावर होती थी वो अगरिया, एक अगरिया जनजाति या फिर समुदाय थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग इसका काम करते थे। ठीक है, लौह अयस्क को खोदते थे ज़मीन से और फिर यहाँ पर इसको इकट्ठा करते थे और फिर यहाँ पर जो संयंत्र इसके लगे हुए थे वहाँ पे ले जाया करते थे। कौन हो जाएंगे, अगरिया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो भारी अभियंत्रण संयंत्र है, जो आपका HEC है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी। भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। कब हुई थी, 1958 में। आप लोग कहते हैं NCERT आसान है, भैया कहाँ आसान है, चलिए करके दिखाइए आप सारे के सारे जितने मैं करा रहा हूँ। अब सारा मैं करा रहा हूँ सिलेबस, तो उसमें कुछ तो आसान भी मिलेंगे। अभी मैं चूज कर करके कराऊँ कि हाँ सिर्फ कठिन ही कठिन देना है, तो ये बात तो नहीं बनेगी ना। पेपर भी पूरा कठिन थोड़ी आएगा, कुछ कठिन आएंगे, कुछ आसान आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति, इसका हम चैप्टर ले लेते हैं। इसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको MCQ के फॉर्म में देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, लक्ष्मीबाई जो है कहाँ की रानी हुआ करती। ठीक है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी हुआ करती, तो ये हो जाएंगी झांसी की रानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि तात्या टोपे सेनापति थे। टाटा टोपे जो थे वो किसके सेनापति हुआ करते थे, वो हो जाएंगे नाना साहब। नाना साहब के सेनापति थे टाटा टोपे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने करी थी। जब कानपुर में विद्रोह हुआ था 1857 में, तो वहां से किसने अगुवाई करी थी, वो थे नाना साहब ने। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो झांसी से किसने किया था, सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इनका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, इनके दत्तक पुत्र कौन थे, तो याद रखेंगे ये थे नाना साहब। नाना साहब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, बहादुर शाह जो जफर थे, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक हैं, तो उन्होंने बोला इसका जो था ये बख्त खां। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने किसके सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो हो जाएंगे बख्त खां। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। 1857 का जो विद्रोह है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो अभी हम लोग यूज ही कर रहे हैं, वो हो जाएगा सिपाही विद्रोह। ठीक है, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसका सन भी पूछ लेता है 1857। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन है, ये हो जाएंगे आपके बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो है ये भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था। ये देखिएगा प्रश्न बढ़िया है। तो हजारीबाग छावनी में जो विद्रोह हुआ था वो बेसिकली कब हुआ था, तो हुआ था 30 जुलाई 1857 में। ठीक है, कब हुआ था, 30 जुलाई 1857 में जो आपका हजारीबाग छावनी है उसमें विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि आपका चुटूपाल या फिर ओर मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ था। चुटूपाल या ओर मांझी में जब विद्रोह हुआ था वो था 31 जुलाई 1857। ठीक है, 31 जुलाई 1857 को और मांझी घाटी में विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें कहा गया है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया था। तो ये कौन से हो जाएंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल डाल्टन। कर्नल डाल्टन ने क्या किया था, जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव है उनको फांसी दे दी थी। कर्नल डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहते हैं कि नीलांबर और पीताम्बर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नीलांबर और पीताम्बर जो हैं ये कहाँ के महान थे, ये हो जाएंगे पलामू के जो नीलांबर और पीताम्बर महान स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, पलामू के। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो गाइस अगला जो चैप्टर है जिसके MCQ हम देखने वाले हैं वो हो जाएगा ब्रिटिश काल में शिक्षा। ठीक है, ब्रिटिश काल में शिक्षा, इसके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड प्रश्न कहीं से भी हो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला यहाँ पे प्रश्न कहता है कि 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश जोनाथन डंकन के द्वारा जो हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया वह कहाँ किया गया था, बनारस में, जिसको आज वाराणसी के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
तो गाइस अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि कौन भारत को असभ्य देश मानता था, यानी किसने कहा था कि भारत जो है ये असभ्य लोगों का देश है। तो वो हो जाएंगे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ठीक है, मैकाले ने कहा था कि भारत जो है ये असभ्य देश है। ठीक है, अनसिविलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि निम्न में कौन सा संस्कृत व फारसी रचनाओं का अनुवाद हिंदी में कर रहे थे। इनमें से किसने किया था संस्कृत व फारसी रचनाओं का जो अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो वो थे यहाँ पे हेनरी टॉमस कोल्बू। हेनरी टॉमस कोल्बू जो थे उन्होंने क्या किया था, ये यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्होंने क्या किया था, जितनी भी संस्कृत और फारसी रचनाएं थी अपने भारत की प्रसिद्ध उसका इंग्लिश में अनुवाद स्टार्ट कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न भी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था विलियम जॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम जॉन्स के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। ये प्रश्न कितना बढ़िया है। तो कहता है कि इसमें औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। यह कथन किसका है, यानी कि उन्होंने बोला था जो औपनिवेशिक शिक्षा है उन्होंने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, यह कहा गया था यहाँ पर महात्मा गांधी नौरोजी के, माफ़ कीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था। ठीक, एसपीजी मिशन के द्वारा जब पहला ब्लाइंड स्कूल खोला गया था वो कब था, ये 1895 में खोला गया था। 1895 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करी गई। ठीक है, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना जो करी गई थी किसके द्वारा करी गई, ये हो जाएगा यहाँ पे डबलिन मिशन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। शांति निकेतन आपने सुना होगा। तो शांति निकेतन की स्थापना कब करी गई थी, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1901 में। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा करी गई थी। ठीक है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना जो संस्था है वो किसके द्वारा करी गई, वो आर्य समाज के द्वारा करी गई। ठीक, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पे शांति निकेतन के जो विश्व भारती है, ठीक है, उसके संस्थापक कौन है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन है। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, शांति निकेतन की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है। जो यहाँ पे आपके ब्लाइंड स्कूल होते हैं बेसिकली यहाँ पर जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए होती है पढ़ाई, वो किस चीज़ से होती है, वो ब्रेल लिपि से होती है। ठीक है, इसमें छू छू के आप पढ़ते हैं कि इसमें कौन सा अच्छा बनता है, उनको यहाँ पे टच करके पढ़ाया जाता है। ये ब्लाइंड स्कूल की खासियत होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्ष में थे। लॉर्ड मैकाले जो थे वो कैसी शिक्षा देना चाहते थे, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाश्चात्य। ठीक है, उन्होंने कहा पाश्चात्य शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया था, किसने, लॉर्ड मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो गाइस यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये कहते हैं कि सती प्रथा का दूर करने का प्रयास किसने किया था, यानी कि किन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। तो वो हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये चैप्टर कौन सा लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं यहाँ पर महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। तो देखिएगा। तो कहते हैं कि पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी। ठीक है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर जो महिला बैठी थी उसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी ये सबसे पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा का अंत यहाँ पर किसके सुधारक के तरफ जाने जाते हैं, वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन ने क्या किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के स्त्री सुधार पे बहुत ज़्यादा काम किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था। जो सती प्रथा है सबसे पहला प्रतिबंध यहाँ पर किस राजा के द्वारा लगाया गया था, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के समय कौन आया था, चीनी यात्री आए थे, हैन सॉन्ग। ठीक है, हैन सॉन्ग। और ये सारी की सारी अपनी जो सभाएं करता था कहाँ करता था, प्रयाग में, यानी कि अपना जो इस समय है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि सती प्रथा के प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलते हैं। जो सती प्रथा है, सती प्रथा आपने अगर नहीं जाना है तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसी की चिता के साथ उसकी बीबी को भी जलना पड़ता था। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है, तो वो हो जाएगा एरड़ अभिलेख। ठीक, एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का
प्रमाण मिलता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में इसको पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था किसके द्वारा? वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहते हैं विधवा पुनर्विवाह कानून किसके द्वारा लागू किया गया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। ठीक, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? विधवा पुनर्विवाह कानून लागू कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी इसके राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो कहते हैं कि किसके प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, बाल विवाह अधिनियम 1872 में पारित हुआ, लेकिन किसके सहयोग से ये हुआ था? केशव चंद्र सेन के। ठीक, किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के सहयोग से इसको पारित किया गया था। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना करी थी, किसकी करी थी? तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है और बहुत बार पूछा जाता है। तो आर्य समाज की स्थापना करी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया कि स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता के तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्त्री शिक्षा के लिए जो कलकत्ता का तरुण स्त्री सभा है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1819 में। कब करी गई थी? 1819 में इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के कहाँ कहाँ विद्यालय खोले। ठीक है, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ कहाँ इन्होंने कॉलेज खोले थे। तो वो हो जाएगा यहाँ पर, एक तो कलकत्ता, दूसरा हो जाएगा पटना। ठीक है, कलकत्ता और पटना में इन्होंने खोले थे। क्या नाम था? बेगम रुकैया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय कहाँ खोले। ठीक है, भोपाल की बहुत डीप में है भैया ये प्रश्न, देखिए यहाँ पे बहुत डीप में, एनसीईआरटी है पूरा। तो भोपाल की बेगमों ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले थे अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में खोले थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी। एक यहाँ पुस्तक है जो बहुत फेमस है, स्त्री पुरुष तुलना। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? ताराबाई शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना एक पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहता है कि किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा था। दिए की रोशनी से, मात्र आप लोग बहाने बनाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया था? मात्र जो दीपक होता है घर में, मिट्टी के तेल चलता है, उससे पढ़ना लिखना सीखा। तो वो कौन सी हो जाएंगी? रास सुंदरी देवी। ये उस समय पढ़ना सीखा था जब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो महिला शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे रहा था, उस समय की बात है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग भी, बढ़िया से जॉब लगी। चलिए क्वेश्चन देखिए अगले। तो गाइस अगले जो प्रश्न देखने वाले हैं वो देखने वाले यहाँ पे जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ। ठीक है, जाति व्यवस्था की चुनौतियों से हम यहाँ पे प्रश्न लेने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कहता है कि कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया। ये कंपनी की कौन सी कंपनी, किसके नाम जानते थे? कंपनी यही यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, उससे ही जाना जाता था कंपनी के नाम से। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का वो आपका हो जाएगा यहाँ पर गुलामी बंद करने का कार्य। ठीक है, गुलामी बंद करने का कार्य को छोड़ करके इन्होंने सारे कार्य किए थे, क्योंकि गुलामी बंद कर देते तो भैया अपने इंडिया में शासन कैसे करते। चलिए क्वेश्चन देखें अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी। अब सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ये हो जाएंगे ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले की नाम एक किताब भी है जो बहुत फेमस है, उसको भी आगे देखेंगे। तो देखिए वो आ गया कि ज्योतिबा राव फूले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी। एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है यहाँ पे गुलामगिरी। ठीक, गुलामगिरी जो है वह किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो बेसिकली कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया 1893 में। कब? 1893 में इसको आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि दक्षिण में जाति सुधार के आंदोलन के नायक थे। ठीक, दक्षिण की बात करें, अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पे जो हो जाएंगे एक आपके हैं ईवी रामास्वामी। ईवी रामास्वामी ने क्या किया था? तो दक्षिण में जाति आंदोलन के सुधार के लिए बहुत काम किए उन्होंने, ईवी रामास्वामी। बाकी जितने हैं ये सब आपके उत्तर के हैं या फिर मध्य के हैं। बाकी हो जाएंगे यहाँ पर ई रामास्वामी जो हैं ये नायकर प्रसिद्ध थे। ठीक है, याद रखेंगे ईवी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। तो ये किस नाम से थे याद रखेंगे? ये आपके हो जाएंगे पेरियार। ठीक, पेरियार जो हैं याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहते हैं कि आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक, आधुनिक भारत के जनक किसके नाम से जानते हैं?
तो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। इनको आधुनिक भारत के जनक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जितना मैं करा रहा हूँ इससे जरूर प्रश्न आएंगे, बाद में पढ़ने नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो बाद में कहेंगे कि आपने कराया लेकिन हमने पढ़ा नहीं। चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मा राम पांडु। कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मा राम पांडु। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि अलीगढ़ में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी? ठीक है, अलीगढ़ में मोहनडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करेगी? जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, AMU। वो क्या हो जाएगी? सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? वो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, आपने इनके बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा। प्रश्न क्या अगला है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में होता? प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, शिकागो में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया था? धर्म के ऊपर भाषण दिया था, जो बहुत ही प्रचलित हुआ पूरे विश्व में। प्रश्न क्या अगला है कि दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दयानंद सरस्वती जो है, इनका जो जन्म हुआ वह कहाँ पर हुआ? वह हुआ था गुजरात में। याद रखेंगे, गुजरात के रहने वाले थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? अभी तो हमने पढ़ा था, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोहनडम कॉलेज। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर है ये कतई धुआंधार है, क्योंकि इसका नाम ही है यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आया ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसके भी MCQ टाइप के प्रश्नों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया? अब ये डेट भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पर इसमें बोला गया कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन? जब क्या INC थे, इसके पहले अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? वो करी गई थी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, आपके विमोच चंद्र बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और एवं ने क्या किया था? इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी? 1885 में। ठीक है, INC का पहला जो अध्यक्ष थे वो थे विमोच चंद्र बनर्जी। इनको WC बनर्जी के नाम से भी आप देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा करी थी? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो बच्चों को पता होगा, ये होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? अभी हमने बताया था आपको 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था और इसका रद्द भी कर। तो गाइस प्रश्न संख्या 7 देखेंगे तो कहते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है? तो भारत दुर्दशा के नाटककार के रचयिता कौन है? तो वो हो जाएंगे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इस नाटक को लिखा गया, तो बहुत ही फेमस ये है। तो प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो ये हो जाएंगे एवो ह्यूम। 1885 में करी थी इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूँगा, या कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये बात कही गई थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह किस वर्ष घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। उस समय कौन थे? जनरल डायर के ऑर्डर पर यहाँ पे गोलियाँ चलाई गई थी। याद रखेंगे, बहुत ही फेमस है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन है ये कब शुरू किया गया था? वो हुआ था 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो कहते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध जो है इसमें लाल कौन हो जाएंगे? ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से जो प्रसिद्ध हैं इसमें लाल कौन से हो जाएंगे? तो याद रखेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपके हो जाएंगे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब इसमें देख लेते हैं। चलिए, पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं यहाँ पे? बिपिन चंद्र। और यहाँ पे लाल के नाम से कौन जाने जाते थे? ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। और बाल के नाम से कौन जानते थे? बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो ये हो जाएगा चौरी चौरा अग्निकांड कब घटित हुआ था? चौरी चौरा जो अग्निकांड है ये किस वर्ष घटित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में। कहीं कहीं इसकी 4 फरवरी डेट भी देखने को मिलती है, लेकिन आप क्या लगाएंगे? NCERT के अकॉर्डिंग 5 फरवरी 1922 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि भारत का नया संविधान लागू हुआ था। ठीक है, भारत का जो नया संविधान है वो कब लागू हुआ था, तो ये तो बहुत ही आसान है। ये हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि नमक कानून कब तोड़ा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो नमक कानून जब तोड़ा गया था वो डेट क्या थी, वही आपको बताना है। ये आपको हो जाएगा 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था किसके द्वारा किया गया, ये हो जाएंगे यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। तो गाइस इस चैप्टर के साथ हमने 8th क्लास की पूरी एनसीईआरटी खत्म कर ली है। एक वीडियो मैंने इसका ऑलरेडी दे दिया था, तो ये दूसरे सेकंड पार्ट में है। तो एनसीईआरटी यहाँ पे 8th क्लास की खत्म हो गई। क्वेश्चन बहुत दमदार थे 8th में, 9th से बढ़िया 8th में क्वेश्चन है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम में चल गाइस। यहाँ पे हम आज आईसीआर प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हिस्ट्री के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, और भी क्लास 8th की जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है उससे। एक बार इन सारे प्रश्नों का लेवल देखेगा और उसके बाद आप कहेगा कि बहुत आसान है कि बहुत कठिन है। तो आपका जो आईसीआर का क्वालिफिकेशन है वो 10th है, तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाहर से कहीं आपको नहीं मिलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें चैप्टर रहने वाला आज वो रहेगा यहाँ पर ग्रामीण जीवन एवं समाज। ठीक है, आप इसको एनसीईआरटी से मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, तो इसमें कहा गया है कि महात्मा गांधी ने 1917 में नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन किया था। तो चंपारण किस राज्य में है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 1917 में हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था, नील बगान मालिकों के खिलाफ हुआ था। और ये चंपारण वाला पूछा जाता है, इसकी डेट तो 1917 याद रखेंगे। तो ये चंपारण कहाँ पे था, चंपारण जो है आपका बिहार में स्थित है, याद रखेंगे। चंपारण मीट भी बहुत फेमस है इस तरह भी। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो गाइस प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहते हैं कि महालवाड़ी व्यवस्था, जो महालवाड़ी व्यवस्था था उसमें महालदार किसे कहा जाता था। बेसिकली जो महालदार हैं उन्हें कहा जाता है किसे, वो हो जाएंगे यहाँ पे गांव के मुखिया। जो गांव के मुखिया थे उनको महालदार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई। ठीक है, जो कंपनी थी, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको बंगाल की दीवानी जो है मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी, ये आपको डेट बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका 12 अगस्त 1765। ठीक है, 12 अगस्त 1765 में इनको प्राप्त हो गई थी इसकी दीवानी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो यहाँ पे 6 में बोला गया है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इस व्यवस्था को चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था है यह किसके समय चालू हुई थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो। ठीक है, टॉमस मुनरो के समय इसको तैयार किया गया था, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं 8 में कि पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है। अब देखिए पहली चाय कंपनी जो है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे चाय के लिए फेमस कौन है, आसाम। ठीक है, आसाम चाय कंपनी, ये भारत की पहली चाय कंपनी रखी गई थी ब्रिटिश के समय में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहा गया कि महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार करी थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था की हम बात कर चुके हैं, ये हो जाएंगे यहाँ पर मैकेंजी के। कौन हो जाएंगे, हॉल्ट मैकेंजी जो है ये महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि यूरोपीय देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरोपीय जो देश हैं उसमें कपड़ों की रंगाई के लिए बेसिकली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा भारतीय नील। भारतीय नील ही यहाँ पर जो उगाई जाती थी, लोग अंग्रेज जो थे वो ज़बरदस्ती इंडिया वालों से उगवाते थे, इसी वजह से यहाँ पे नील विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह जब शुरू हुआ था तो वह डेट क्या थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सारे एग्जाम्स के लिए। तो 1859 से लेकर के 1860 तक नील विद्रोह हुआ था, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि चाय और चीन से
कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार जब समाप्त किया गया था तो वो एक्ट कौन सा था? ठीक है, याद रखेंगे वो था यहाँ पे 1833 का, ठीक है, चार्टर एक्ट। 1833 के अधिनियम के तहत क्या किया गया कि चाय और चीन पर से कंपनी का अधिकार जो है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसमें कहा गया आपका कि नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? ठीक है, जो नील आयोग है वो किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? वो हो जाएगा यहाँ पे सीटोन कार। ठीक है, सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है? ठीक है, कि यहाँ पे नाटक है जिसका नाम है नील दर्पण, इसके रचनाकार कौन है? वो हो जाएंगे दीन बंधु मित्र। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो दीन बंधु मित्र इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन है? ये भी अच्छा है। तो हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक हो जाएंगे वो कौन होंगे? तो याद रखेंगे वो होंगे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हैं वो हिंदू पैट्रियाट के संपादक हो जाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये हाई लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला चैप्टर है बहुत ही शानदार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका नाम ही है व्यापार से साम्राज्य तक। तो व्यापार से साम्राज्य तक, इसके चलिए एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब याद रखेंगे 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1757 में क्या हुआ था? आप लोग जल्दी से कमेंट पे बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वो आपके हो जाएंगे कैप्टन मुनरो के द्वारा। ठीक, कैप्टन मुनरो के द्वारा 1764 का बक्सर युद्ध का जो है नेतृत्व किया गया था। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, रानी चेन्नम्मा जो थी इन्होंने क्या किया था? बिना हथियारों के, यानी हथियारों को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ आंदोलन किया था। वह किस कारण किया था? तो याद रखेंगे यह हो जाएगा कित्तूर पर कब्जा। ठीक, कित्तूर पर कब्जा कर लिया गया था। उसी के बाद इन्होंने क्या किया था? ये आंदोलन स्टार्ट किया था। कौन हो जाएंगी? बहुत ही फेमस है रानी चेन्नम्मा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो याद रखेंगे ये तो सभी को पता है कि इंग्लैंड की है, यानी कि ब्रिटेन की है ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 में अपने भारत में आई थी। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। अब देखिए, अब ये जो प्रश्न है ना ये भैया बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप कह रहे थे कि ये बहुत आसान है एनसीईआरटी है, भैया देखिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का जो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले क्या किया गया था? सबसे पहले यहाँ पर सतारा को इनके द्वारा शामिल किया गया था, फिर यहाँ पे संबलपुर को शामिल किया गया, फिर उदयपुर को, फिर नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला, यानी कि जो एक ये ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे यही क्रम है। सतारा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे गाइस। अगले प्रश्न में देखेगा तो बोलता है कि 1757 में प्लासी युद्ध का रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, जो प्लासी युद्ध था याद रखेंगे मैंने बताया था कि 1764 जो बक्सर का है और प्लासी को 1757 का है। तो ये किसके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था यहाँ पर सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला इस वजह से हार गया था क्योंकि इसके जो जानने वाले थे, रिलेटिव थे, उन्होंने इसके साथ गद्दारी कर दी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पे साथ में कहता है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? ठीक है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की आज़ादी देकर किसने सबसे बड़ी गलती करी थी? क्योंकि उसी के बाद इनका वर्चस्व धीरे धीरे स्थापित हो गया था। तो वो हो जाएंगे शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा इसको सबसे पहले दिया गया था कि आप व्यापार कर लीजिए कुछ जगहों पर। प्रश्न क्या अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? अब वास्को डी गामा जो थे वो किस देश के निवासी थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भारत पहुँचे थे 1498 में। तो ये कब आए थे? पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाली यानी सबसे पहले अपने भारत आने वाला व्यक्ति कौन थे? वो थे यहाँ पर वास्को डी गामा। और यहाँ पर ये कहाँ के रहने वाले थे? वो थे आपके पुर्तगाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस
महारानी के समय हुई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह किसके समय हुई थी, याद रखेंगे एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में जो है भेजा था। तो कौन भेजे गए थे, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस। ठीक, कैप्टन हॉकिंस इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि सिराजुद्दौला, अभी सिराजुद्दौला जो कि जो युद्ध हुआ था तो उसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अब इनकी हार के बाद जो वहाँ के नवाब बनाए गए थे बंगाल के, वो कौन बनाए थे, वो बनाए मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर जो थे वो बंगाल के नवाब बनाए गए थे जब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो पूरी एग्जैक्ट डेट के साथ इसको आपको याद करना है, वो हो जाएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो देखिएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764। इसमें 1764 एक ही में दिया तो आप इसको आसानी से पिक कर लेंगे। मान लीजिए सभी में 1764 दिया होता तो 22 अक्टूबर आपके लिए याद करना मस्ट है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 13 में कहा गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध है वह कब हुआ था तो याद रखेंगे ये हुआ था 23 जून 1757 में। इसको भी आप पिक कर लेंगे तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच जो संधि हुई थी उसका नाम हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो संधि हुई थी वो किसके बीच हुई थी, वो हुई थी टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि विलय की नीति जो है, विलय की नीति है किस अंग्रेज की देन है। ठीक है, याद रखेंगे, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन, यह याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। लॉर्ड डलहौजी, अभी हमने बताया था कि सबसे पहले 17 को शामिल किया था, तो लॉर्ड डलहौजी को यहाँ पे हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है और इनको कहा जाता है विलय की नीति से संबंधित है। तो गाइस ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा आपका चैप्टर जो रहेगा उपनिवेशवाद और आदिवासी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो पहला प्रश्न ही कहता है आपका कि आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। जो आदिवासी समाज है वो एक वर्ड प्रयोग करते थे जिसका जो करते थे दीकू। तो ठीक है, तो बोला गया है कि दीकू जो है यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे इससे बाहरी लोगों के लिए। ठीक है, बाहरी जो आते थे उनको दीकू के नाम से आदिवासी लोग पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ कि प्राचीन समय में लेन देन का यहाँ पर साधन क्या था। ठीक है, तो प्राचीन समय में लेन देन का सबसे उपयुक्त साधन जो था वो था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता था, मान लीजिए कोई आपके पास कोई वस्तु है, दूसरे व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, तो क्या करेंगे, इसको आधा आधा शेयर कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इनसे भैया कहिए आप हमको दे दीजिए और ये कहते थे आप हमको दे दीजिए, तो आपकी यहाँ पे वस्तु मिल जाती थी। इसी तरीके की वस्तु विनिमय का, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में कहता है कि मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था। ठीक है, मुद्रा की सुविधा वहाँ पे उस समय थी नहीं, तो कौन चीज़ प्रचलन थी, तो सबसे बढ़िया हमने बताया ना कि वस्तु विनिमय। सिर्फ उस समय वस्तु विनिमय प्रचलित थी, एक वस्तु दीजिए दूसरी वस्तु लीजिए, ये यहाँ पे प्रचलन था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहता है कि बकरवाल जनजाति पालते थे। जो बकरवाल थे वह कौन सी जनजाति पालते थे, तो याद रखेंगे जो बकरवाल थे ना वो जनजाति पालते थे यहाँ पे बकरियाँ। ठीक है, वो बकरियाँ पालते थे, इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है बकरवाल बकरियाँ पालते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पे कि सुम खेती का दूसरा नाम क्या होगा। बेसिकली झूम लिखा हुआ, ठीक है, झूम खेती है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए। तो झूम खेती का जो दूसरा नाम हो जाएगा उसको कहते हैं घुमंतु खेती। अब यह खेती होती कैसी है, मान लीजिए यहाँ पर एक जंगल है। ठीक है, यहाँ पे एक जंगल है ये यहाँ पे, तब इस क्या करते हैं, जैसे कुछ आदिवासी लोग हैं तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जला देते हैं। पूरा जंगल जलाने के बाद यहाँ पे खेत जो हो जाता है उसी में खेती कर लेते हैं और खेती करने के बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे तरफ पड़ते हैं, वहाँ पे उस एरिया को जलाते हैं, फिर खेती करते हैं। इस तरीके की होती है झूम या फिर घुमंतु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। एक विद्रोह है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेंगे किया गया था सिद्धो खान कान्हू के द्वारा। किसके द्वारा, सिद्धो और कान्हू के द्वारा इस संथाल विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। बढ़िया प्रश्न है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 15 नवंबर 1875। 1875 15 नवंबर, याद रखेंगे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि पंजाब के
पहाड़ी भाग में रहने वाली चरवाहा जनजाति कौन है? ठीक है, पंजाब के पहाड़ी भाग में रहने वाली जो चरवाहा जनजाति है वो कौन सी हो जाएगी? तो देखिएगा वो आपके हो जाएंगे गुर्जर। ठीक है, गुर्जर जनजाति जो है वो पंजाब के पहाड़ी भाग में रहती है और ये चरवाहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये चरवाहा जनजाति है जो जानवर पालती है और यहाँ पे घूम घूम के चारागाहों पर चरवाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो कहते हैं कि बिरसा की मृत्यु कब हुई थी? जो बिरसा मुंडा की हमने बात करी अभी 1875 में जन्मे थे और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे ये बिरसा मुंडा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं किस रंग का झंडा बिरसा द्वारा राज्य का प्रतीक था? ठीक है, बिरसा के द्वारा राज्य का प्रतीक कौन सा झंडा था उनका? सफ़ेद। वो क्या करते थे, वो सफ़ेद झंडा टांगते थे अपने राज्य की प्रतीकात्मक दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के चरवाहा जनजाति का नाम क्या है? जो आंध्र प्रदेश की चरवाहा जनजाति है उसका बेसिकली नाम क्या है? वो हो जाएगी लगाड़िया। याद रखेंगे लगाड़िया जो है वो चरवाहा जनजाति की नाम है। ये भी पशु पालते हैं और यहाँ पे चारागाह में जहाँ पशु अपने चराते हैं। क्या हो जाएगा इसका? चरवाहा जनजाति किससे संबंधित है? लगाड़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो अगले में कहा गया कि नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते हैं? ठीक है, नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते हैं? एक तो याद रखेंगे इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भोक्ता। ये किस समाज के होते हैं? भोक्ता समाज के होते हैं। नीलांबर और पीतांबर भोक्ता समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि लुभिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, याद रखेंगे सभी मांझी हैं यहाँ पर। तो लुभिया मांझी, बैस मांझी और अर्जुन मांझी, तो इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था किसका? हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग का नेतृत्व किया गया था, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध है? ठीक है, सिद्धू, कान्ह, चांद और भैरव का जो आपस में संबंध है वो क्या था? तो देखिएगा वो भाई भाई थे। ये सारे के सारे भाई थे, सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव, ये क्या थे? भाई थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी थी? एक विद्रोह जो आपने पढ़ा होगा पलामू विद्रोह, तो इसको कुचलने के लिए एक सेना भेजी गई थी किसके द्वारा? वो कही कर्नल डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल डाल्टन के द्वारा इस में भेजी गई थी एक। ठीक है, ये विद्रोह इसको मतलब कुचलने के लिए भेजी थी सेना, किसने? कर्नल डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि खरचार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? ठीक है, खरचार विद्रोह जो है इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीलांबर और पीतांबर। ठीक है, नीलांबर और पीतांबर जो थे वो खरचार विद्रोह के प्रणेता माने जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इस चैप्टर का भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म कर लिए। अब कुछ और देख लेते हैं प्रश्नों को। तो भाई साहब इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन देने वाले हैं। आप लोग बताइएगा कि 50 में से कितना सही किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ना कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। तो 50 में से आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आपका क्रम अलग जरूर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन टोटल हम आपको 50 देने वाले। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न। तो कहते हैं कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। ठीक है, तो क्या बताता है? जो अलग अलग समय पर परिवर्तन होते रहते हैं उनका जो संबंध होगा वह संबंध किससे रहता है? इतिहास से होता है। आप इतिहास ही पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि इतिहास में किसका महत्व होता है? जो बेसिकली इतिहास है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो किसका होता है? तो वो हो जाएगा तिथियों का, क्योंकि तिथियों का बहुत महत्व होता है। अब एग्जाम में भी आपकी तिथियां भर भर के पूछी जाती हैं और आपको याद करनी जरूरी हैं। तो तिथियों का महत्व है। अगर तिथियां नहीं पता चलेंगी तो आपको कैसे पता चले कौन सा राजा कब करता था, किसने कब आक्रमण किया, कब यहाँ पे किसकी मृत्यु हुई। तो तिथियों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है इतिहास में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे वो कौन थे? तो वो याद रखेंगे आपके हो जाएंगे वारेन हास्टिंग। ठीक है, वारेन हास्टिंग जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? ठीक, जो लॉर्ड क्लाइव हैं इन्होंने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न ही हो जाएगा जेम्स रेने। ठीक है, जेम्स रेने ने इसको किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के जो अंतिम वायसराय हैं वो कौन हो जाएंगे? तो याद रखेंगे ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो क्या हो जाएंगे? भारत के अंतिम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। तो यह आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगर इसमें
तो इसमें कहा गया कि भारत का जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भारत का विस्तार है वो कितना है, कश्मीर से लेकर के, ठीक है, ये जो आपका, ठीक भारत है, ठीक है, ये मान लीजिए इसे, ये भावना में मत भैया बढ़िया बना नहीं पाए, तो ये बोला गया कि कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितनी है, याद रखेंगे, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3200 किलोमीटर। कितनी होती है? 3200 किलोमीटर आपकी ये डिस्टेंस है। तो गाइस यहाँ पे हमने 50% कर लिए। अब 50 में से आपने कितना सही किया जल्दी से कमेंट में हमको बता दीजिए। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है भैया, यहीं से पूछा जाएगा, यकीन मानिए। थैंक यू सो मच। तो गाइस जब हम सोशल साइंस का जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें आज हमें जो चैप्टर लेने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रवाद। अब भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है ना, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल है, आप चेक कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का सिलेबस है यहाँ पर, ये लगभग 10th या 9th में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न का जो बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज पार्टी जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। एक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जीके के एग्जाम में भी, मतलब जीके में भी पूछी जाती है, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा किसने था? वो लिखा था मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज की पुस्तक को लिखा हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। अब न्यू इंडिया आपने जीके में पढ़ा होगा, तो न्यू इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किया था यहाँ पे एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट से जो प्रश्न बनते हैं 1917 में इन्होंने किया था। क्या किया था? जो कांग्रेस थी उसका अधिवेशन भी किया था 1917 में, और ये पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि अध्यक्षता करी थी, पहली महिला थी ये। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कहते हैं गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है। अब गदर पार्टी जो बहुत रिलेटेड है, आप सभी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे और उन्होंने इसकी स्थापना भी करी थी, ये भी कहा जाता है, कहीं के देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी। अब यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में जो संपन्न हुई थी वो कब हुई थी, वो देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924। 1924 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया इसमें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय क्या हुआ था? जनरल डायर ने क्या किया था? सभी लोगों को गोली से छलनी कर दिया था। एक पार्क में जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। उसकी समिति की जांच के लिए यहाँ पर जो बनाई गई थी, एक समिति गठित करी गई थी, उसका नाम था यहाँ पर हंटर समिति। फिलहाल इस समिति के गठन करने के बाद भी इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। बाद में कुछ सालों बाद जो उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। आज सभी लोगों ने इनको जाना भी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहा कि शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है। अब शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है या फिर किसका ये उपनाम है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी हम जानते हैं। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। अब स्वराज दल की बात कर लेते हैं। तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष हैं ना वो हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपके सोशल साइंस का। ठीक है, सोशल साइंस का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया है कि 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो 1915 की बात कर रहे हैं। ये 1915 वही है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस आए हुए थे। ठीक है, तो कहता है कि अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो अस्थायी सरकार का अध्यक्ष बने थे, वो बने थे महेंद्र प्रताप। याद रखेंगे, महेंद्र प्रताप जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी सरकार के काबुल में। क्वेश्चन नंबर है 11। कहा गया कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब स्वदेशी आंदोलन जो है वह शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो वह किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। अब बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। किसने किया था? करजन ने किया था। ठीक है, करजन जो थे उस समय उन्होंने किया था। अब इसको रद्द भी किया गया था, ये भी याद रखेंगे। 1911 में रद्द किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसको रद्द भी कर दिया गया था 1911 में। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाल विभाजन जब हुआ उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे लोग जो थे स्वदेशी
स्वदेशी आंदोलन की तरफ यहाँ पर इन्होंने कुछ किया। और स्वदेशी आंदोलन में क्या किया था, जो विदेशी चीज़ें थी ना उनको इन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया और सिर्फ जो देसी चीज़ें थी, अपने इंडिया की बनी हुई चीज़ें थी, उन्हीं पर इन्होंने ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगले प्रश्नों की बात करें तो कहा गया कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की यहाँ पे बात करें तो घोषित किया गया था 1 मार्च 1932 को। फिलहाल ये माना नहीं गया, माना तो यही गया जो 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन इन्होंने घोषित कर दिया था। जितने भी यहाँ पे क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने 1932 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था उस समय। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया आपका कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसको हमने अभी बहुत डिटेल में सुना है, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब कहते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। अब हमने बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। अब कब हुई थी, वो हुई थी 1913 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये आरएसएस की बात कर रहे हैं। जो अभी आप देखेंगे आरएसएस जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश में काम करता है। तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी ये बेसिकली पूछा गया है। क्वेश्चन कई बार जीके में पूछा गया था। 1925 में हुआ था बी हेड गेवार के द्वारा। किसके द्वारा, बी हेड गेवार के द्वारा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 1934 में। कब हुई थी, 1934 में। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो बहुत ही आसान सा है और बहुत बार पूछा जाता है। तो 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया गया था वह दिया गया था यहाँ आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनकी पुस्तक भी बहुत फेमस है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। याद रखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। तो ताशकंद की बात करें, ताशकंद में जो एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी वह करी गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे इंसान थे ये। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 में कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। अब रॉलेट एक्ट से प्रश्न तो बनना ही था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि ये लोग किसी भी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार करके बिना किसी मतलब कहते हैं ना उनकी जमानत नहीं हो, नॉन बेलेबल था। ठीक है, उनकी जमानत नहीं होगी, 2 साल तक वो लोग जेल में रख सकते थे। ये यहाँ पर रॉलेट एक्ट था जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही खतरनाक कानून यहाँ पर ये जारी किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। क्वेश्चन नंबर अगले देख लें। अब अगला चैप्टर देख लेते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। अब औद्योगिकरण का युग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। तो चलिए इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू टाइप में। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और इसको शेयर करते रहें। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि इंग्लैंड में जो सबसे पहले कारखाने हैं ना वो कब खुले थे। तो इंग्लैंड में जो सबसे पहले कारखाने खोले गए थे वह 1730 में शुरू हुए थे। 1730 में शुरू हुए थे। इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो कहता है कौन सा इसमें मानव जनित आपदा है। एक आपदा है जो इसमें मानव जनित आपदा है, वो कौन सी है। तो सभी को पता रहना चाहिए कि इनमें से सभी, यानी कि जो आपकी सांप्रदायिक दंगे हैं, आतंकवाद है, महामारी है, सभी की सभी जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जाता है। तो जो 1854 यानी कि 1854 में पहली कपड़ा मिल स्थापित हुई थी मुंबई में। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा कि भाप का इंजन का जो आविष्कार किसने किया था। भाप इंजन का आविष्कार करने के बाद ना क्या हुआ था, बहुत ही बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण बढ़ गया था। तो जेम्स वाट ने भाप का इंजन का आविष्कार किया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है। अब भारत का जो सबसे बड़ा उद्योग है ना वो कौन सा माना जाता है, वो हो जाएगा यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। याद रखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग। ये ब्रिटिश के समय भी था और इस समय भी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में अगर चीनी के उत्पादक देश की बात करें सबसे बड़े, तो वह हो जाएगा यहाँ पर, वो देखिए आप वो देख लेंगे अगर आप राइट आंसर, तो ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा
उत्पादन क्यों माना जाता है? क्योंकि ब्राज़ील ना वहाँ पर गन्ना का उत्पादन बहुत होता है। अब गन्ने का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर अमेज़न नदी है। अमेज़न नदी है जो सबसे चौड़ी नदी है विश्व की। अब वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पर जो उपजाऊता बहुत है, तो गन्ने का उत्पादन होता है, पानी मिलता रहता है, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहा गया कि विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अब रेशमी वस्त्र के उत्पादन की अगर बात कर ले तो गाइज चाइना जो है रेशमी उत्पादन है, ठीक है। तो अभी देखिए जो कनिष्क थे ना, राजा कनिष्क के समय की बात करें तो उस समय उन्होंने यहाँ पर इससे अपने चाइना से जो है अपना व्यापार जोड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वो व्यापार बेसिकली यहाँ पर था रेशमी वस्त्रों का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का किस बंदरगाह से विदेशियों के साथ व्यापार चलता था? अब कौन सा बंदरगाह है जिससे विदेशों से व्यापार चलता था भारत का? वो हो जाएगा सूरत। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। गुजरात का जो सूरत है बंदरगाह, वहाँ से विदेशी तक में व्यापार चलता था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित करी गई थी? अब भारत में पहली कपड़ा मिल की बात करें, मुंबई में तो आप सभी को पता है कि 1854 में हुई थी। अब बिल्कुल यही चीज़ आपको याद रखनी है कि 1854 मुंबई में ही सबसे पहले कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। क्वेश्चन पहले की बात करें तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो भाई यूरोप का जो मरीज है ना, वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको कहा जाता है यहाँ पे तुर्की। तुर्की जो है यूरोप के मरीज के नाम से जानी जाती है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जो मारियान जो है वो फ्रांस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, ठीक है। मारियान जो है फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लिए। तो कहा गया कि यंग यूरोप का संस्थापक किससे माना जाता है? तो यंग यूरोप के जो संस्थापक है ना, उसे माना जाता है मैजनी। मैजनी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो मैजनी को यंग यूरोप के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि कार्बोनी क्या है? तो कार्बोनरी जो है वो क्या है बेसिकली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बोनी जो है ना, वो होता है यहाँ पर आपका जो इटली में क्रांतिकारियों के एक संगठन। जो इटली में आप थोड़ा सा राजनीति को पढ़ेंगे तो देखेंगे इटली में जो क्रांतिकारी जो गठन हुआ था, उसी में एक संगठन था जिसको कार्बोनरी नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था जब यहाँ पर 1830 की क्रांति वहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, यानी कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी गई थी 1800 क्रांति के बाद, 1830 में जो हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ये मत समझिएगा कि यहाँ पे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न हम करने वाले हैं और कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आएगा तो यहीं से। चलिए, तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो कहा जाता है किसको? यूनान को। यूनान को कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की बात करें, इटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड, अगर आप राजनीति पढ़ते हैं, ठीक है। तो यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में। कब हुई थी? 1831 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन की बात करें तो यह पारित हुआ था 1688 में। एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था, 1688। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? अब इटली के एकीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण की बात करें तो इसमें जो कहा जाता है ना, वो कहे जाते हैं आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए तो बोलता है कि यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? तो यंग इटली की स्थापना किसने करी थी? हमने यंग यूरोप की भी बात करी थी, तो यंग इटली की स्थापना करी थी यहाँ पे मैसनी ने। क्या कहते हैं? जुसेप्पे मैसनी ने। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो सेडाओं का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओं का युद्ध था, उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो उसमें पराजय हुई थी यहाँ पे ऑस्ट्रिया की, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कहा गया कि यहाँ पर यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना करी थी? तो किसने करी थी जैकोबिन क्लब की स्थापना? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो ये हो जाएंगे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। अगले प्रश्नों की बात करें तो कहा गया कि 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें
देखिए ये हो जाएंगे यहाँ पर लुई 16वें। ठीक है, लुई 16वें जो थे वो उस समय फ्रांस के सम्राट के रूप में जाने जाते थे। 1789 की जो क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वह किस युद्ध के बाद हुआ था, वह हुआ था यहाँ पे सीडान का युद्ध। जो सीडान का युद्ध है ना, उसके बाद क्या हो गया था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी से रिलेटेड प्रश्न कौन से हैं, हिटलर जो थे वो जर्मनी के थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी की हार भी हुई थी, ये भी प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की जो क्रांति है ना, उसका प्रमुख कारण ये था कि वो चाहते थे कि निरंकुश शासन हमको मिले। ठीक है, निरंकुश शासन के लिए फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण बना था। ये 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो फ्रांस की महिलाओं को जब मताधिकार प्राप्त हुआ था वह कब हुआ था। हम बहुत डीप में चल रहे हैं, ठीक है, डीप में क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। इससे ये होगा ना कि सारे के सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी, थोड़ा सा आपको समझने में भी मिलेगा। तो ये हुआ 1945 में। कब रहा था, 1945 में फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, आगे नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। अब नेपोलियन से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सोशल साइंस का सब्जेक्ट आपको अलग से दिया हुआ, तो ये मत समझिएगा आसान आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइन संघ, और ये सब 10वें के पहले का है, यानी कि 10th क्लास के पहले का ही है, और उसमें साफ साफ लिखा है कि 10th तक हम इसमें पूछेंगे। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना करी थी, राइन संघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहा गया कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का जो संबंध है ना वो किस संगठन से है, वो अभी हमने आपको बताया था कि कार्बोनरी से संबंध है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट बना था वो बना था 1804 में। कब बना था, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था।